हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हो और रिवीजन भी अच्छे से कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैम जो पढ़ते जाते हैं पिछला, जैसे वो न्यूज़पेपर हो या आपका स्टैटिक पोर्शन एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हो, तो आप क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैम आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। सो एक मैं दोहा इस पे कहना चाहती हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, आप it depends how many number of practice and revision you do. Even on the hardest rock भी you can make a निशान, मतलब एक लाइन खिंच जाती है। अगर बार बार आप उस हार्डेस्ट ऑफ रॉक पे सेम जगह बार बार लाइन ड्रॉ कर रहे हो, लाइन खींच रहे हो, तो एक हार्ड रॉक पे भी निशान बन जाता है। उस तरह हमारा ब्रेन होता है। द नंबर ऑफ प्रैक्टिस, द नंबर ऑफ रिविजन्स यू डू ऑफ वॉट एवर यू हैव रेड, इट मार्क्स एन इम्प्रेशन एंड योर मेमोरी स्टार्ट स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आप उसको रिवाइज करते जा रहे हो। लेकिन न्यूज़पेपर में आप पिछला कैसे रिवाइज करते जाओगे? देखो, इनिशियली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो, जस्ट लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रिक्स एंड टिप्स ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि मैम न्यूज़पेपर से क्या नोट्स हमें बनाने हैं? मेरा सजेशन, इन माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, अदर मेंटोर्स अदर फैकल्टीज आपको बोल सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर से पॉइंट्स ले सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप न्यूज़पेपर से पॉइंट्स या नोट्स बनाते हो, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। एंड इनिशियली तो पहले आप समझ ही नहीं पाते न्यूज़पेपर में से, फिर आपको यही नहीं पता कि न्यूज़पेपर में से नोट्स क्या लिखने हैं, पॉइंट्स क्या उठा के अपने नोट्स में लिखने हैं जो बाद में रिवाइज करना है। उससे क्या होता है, इतना टायरसम एक्सरसाइज हो जाता है ना न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट यू स्टार्ट स्किपिंग ऑल टुगेदर न्यूज़पेपर रीडिंग। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, इनिशियली आप सिर्फ न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड करें। और जहाँ तक बात रिविजन की, कल हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अक्सर पूरे मंथ और या 2-3 मंथ्स अगर कोई इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया का जो इशू चल रहा था, वो रिपीटेडली न्यूज़पेपर कवर कर रहा था। अभी इंडिया मालदीव्स क्राइसिस हम देखेंगे, हमने क्या कल पढ़ा, और इन कंटिन्यूएशन न्यूज़पेपर आज क्या कवर कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूज़पेपर कवर्स द इंफॉर्मेशन, द सेम इशू मल्टीपल डेज कंटिन्यूसली। तो पिछला जो होता है ऐड ऑन होता है या रेपिटेशन होता है, इन अदर वर्ड्स बाय सम अदर राइटर। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ये ज़रूरत नहीं है बिल्कुल कि न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाए तो छूट जाएगा, पढ़ा हुआ तो भूल जाता है। यू कैन ऑलवेज हैव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द पीपीटी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स देती हूँ एनी इशू जो भी हम न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। और अभी देखेंगे कि कल हमने जो पढ़ा था उसके कंटिन्यूएशन में भी 2-3 आर्टिकल आ जाए हैं। तो अगर एक दिन आप किसी इशू को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो, तो अगले दिन आपका काफ़ी एफर्ट बच जाता है। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी डिड येस्टरडे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ दिल्ली एडिशन। आपको पता है, हम वी आर रेफरिंग दिल्ली एडिशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। तो अब एज आई ऑलवेज सेड, दिस जो हमारा रिचुअल रहेगा वो रहेगा, जैसे ही सेशन स्टार्ट हो, ओपन योर न्यूज़पेपर, व्हेन आई से आई विल बी कवरिंग ऑल दीज इश्यूज टुडे, आप अपने न्यूज़पेपर में वो टिक करते जाइए, मार्क करते जाइए, ठीक है। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन व्हाट वी डिड येस्टरडे सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द सेम डिस्कशन टुमारो विद सम सिमिलर आर्टिकल्स विच हैज बीन कवर्ड बाय न्यूज़पेपर। Yeah. So, yeah, quick revision. कल हमने जो आर्टिकल बहुत सबसे पहला मेजर आर्टिकल कवर किया था, वो रूल ऑफ लॉ पे था। ऑलराइट, हमने ये देखा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, इसके 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या होते हैं, हाउ रूल ऑफ लॉ इज बीन कॉम्प्रोमाइज, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस विच द राइटर वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे बुलडोजर जस्टिस एंड जो इनकाउंटर किलिंग्स के बारे में उस आर्टिकल में बात की गई थी। सो वी रेड दैट एंड देन वी ऑल्सो रेड एन आर्टिकल अनलॉफुल रेमिशन। इस आर्टिकल में हमने ये जाना था कि रेमिशन का मतलब क्या होता है, क्या इसके पीछे स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रेमिशन के बारे में, व्हेन द कॉन्विक्ट्स कैन अप्लाई फॉर रेमिशन, हाउ मेनी ईयर्स दे हैव टू सर्व बिफोर दे कैन रिक्वेस्ट और दे कैन अप्लाई फॉर रेमिशन। उसके बाद हमने जो थर्ड मेजर इशू कवर किया था, और मैंने कहा था
कि इंडिया मालदीव्स जब जो रिसेंट बायलैटरल कंसर्न अराइज हुए हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स दैट अनफोल्डेड, जब फर्स्ट डे काफ़ी सोर्सेज ने कवर किया था, मैंने स्किप किया था, लेकिन कल वाली न्यूज़पेपर में आर्टिकल उठा के हमने थोड़ा सा इंडिया मालदीव्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा था और रिसेंट जो इशू है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इंडियन मालदीव्स जो मालदीवियन सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हाउ दे हैव रिस्पॉन्डेड, हाउ आर मीडिया, आर पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, एंड व्हाट कुड बी अ वे अहेड, यू नो, एंड व्हाट वाज द पॉजिटिव aspect of India Maldives relation, what has been some anti Indian sentiments in Maldives, how it arose, what was the causes, हमने थोड़ा सा ये देखा था. और then in continuation only, yeah, India Maldives हमने ये देखा था, और इन कंटिन्यूएशन ही हम देखते हैं कि इन्हीं ये जो रूल ऑफ लॉ है, अनलॉफुल रेमिशन है, एंड इंडिया मालदीव जो बायलैटरल इशू जो चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है रिलेशन में, उसी कंटिन्यूएशन में आज द हिंदू ने फिर से आर्टिकल कवर किया है. तो सोचिए, कल हमने इसको अच्छे से कर लिया था डिटेल में, तो आज हमारा एफर्ट बहुत सारा बच जाएगा. चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट न्यूज दैट विल बी टॉकिंग अबाउट, मोस्ट इंडियन सिटीज आर फार फ्रॉम क्लीन एयर टैग, पेज 1 पे. इसमें हम ये देखेंगे PM 2.5 क्या होता है, ठीक है, एंड व्हाट आर द अदर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स, हम थोड़ा सा वो बहुत ब्रीफ में ये देखेंगे, और किसी दिन काफ़ी डिटेल में जब द हिंदू कवर करेगा, विल कवर इट. तो जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो थोड़ा पेशेंस भी रखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा गूगल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कुछ नया दिख गया, पूरा एफर्ट 3 घंटा न्यूज़पेपर में लगाओ तो बाकी स्टार्टिंग पोर्शंस कब पढ़ोगे. तो पेशेंस साथ अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो रिपीटेडली न्यूज़ कवर होता रहता है, सेम आपकी चीज़ें ऐड होती जाएंगी और आपका एफर्ट धीरे धीरे सेव होता जाता है. सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर पे. सेकेंड, हम बहुत छोटा सा एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें कथकली के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो विल रीड व्हाट इज कथकली, व्हाट आर द अदर क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया. पेज 1 पे ही एक पिक्चर दी है, आप देख सकते हैं, टिक कर लीजिए. जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, क्वेश्चंस ऑन रेमिशन. मैंने कहा था कल हमने रेमिशन पे एक आर्टिकल कवर किया था, फिर वो इन कंटिन्यूएशन ही उसी आर्टिकल का आज का ये कवरेज है. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऐड ऑन रेपिटेशन है कल का जो हमने कवरेज किया था रेमिशन का. सो गुड न्यूज़ फॉर यू, आपका इस आर्टिकल पे काफ़ी एफर्ट बच जाएगा. जो फोर्थ पॉइंट है, इंडियन टूरिस्ट आर इंपॉर्टेंट टू मालदीव्स. देखिए, कल मैंने कहा था कि लेट्स नॉट सी कि अभी टूरिज्म पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी ऑफ मालदीव्स पे क्या पड़ेगा, फैक्ट्स. और कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे इंडियन टूरिस्ट जो विजिट करते हैं मालदीव से, हाउ मच परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ मालदीव्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टूरिज्म इट रिसीव्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हमने देखा था इन कंटिन्यूशन, डिट्टो इन कंटिन्यूशन सिमिलर आज का ये आर्टिकल है, हम ये कवर कर लेंगे, बहुत क्विकली कवरेज होगा. लुक एट प्रोजेक्ट टाइगर 50 years, पेज 10, ठीक है. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की इस बार यूपीएससी मेंस में, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और बहुत हॉट टॉपिक है ये, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. इसमें नेशनल पार्क, स्टैट्यूटरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बहुत सारे अदर एक्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस थिंग. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट्स बहुत सारे हैं और वो भी इसमें कवर्ड है, हम थोड़ा सा देखेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से. बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, और प्रॉबल क्या क्वेश्चन हो सकता है, विल ट्राई टू फॉर्मुलेट एज आवर सेल्फ बिकमिंग एन एग्जामिनर. दैट्स द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी मेंस. अगला जो हम बहुत ब्रीफ में जानेंगे, साइंस पेज पे दिया हुआ है सीजर लीव्स के बारे में, उसका कैसे यूज हो सकता है. दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इन मेकिंग सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स मोर सस्टेनेबल इन इंडिया. ठीक है, तो चलिए डिटेल में न्यूज़ को हम कवर करते हैं वन बाय वन. So yes, as I said, the first news article will be most Indian cities are far from clean air target. इसमें सिर्फ 2 लाइन आप देखिए, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. ये देखिए, decline in P.5 considered the most dangerous grade of pollutant. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मोस्ट, अगर PM 2.5 इज कंसिडर द मोस्ट डेंजरस ग्रेड ऑफ पॉल्यूटेंट, तो अदर कौन से पॉल्यूटेंट है जो डेंजरस है PM 2.5 जिसमें टॉप करता है. नेक्स्ट एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है. नेशनल क्लीन
AIR program is to reduce average particulate matter concentration 40% by 2026 compared to 2017 in 131 cities. When the program was initiated, the aim was to cut pollution 20 to 40% by 2024 in the cities, but this goal post was later shifted to 2026. अचीव नहीं हुआ, इसलिए शिफ्ट कर दिया गया गोल पोस्ट. इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है जो आपको जानने की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इंडिया सिटीज आर फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट. इससे रिलेटेड जो सिलेबस का हमारा रेफरेंस होना चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए जब आप पेपर पढ़ते हो. मैंने हमेशा हर सेशन में मैंने बोला हुआ है, पिछले सेशन आप ज़रूर देखें, तथास्तु यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है डेली न्यूज़ एनालिसिस. तो उससे मैंने ये बोला था कि आपके दिमाग में हमेशा ये चलना, जब भी आप कोई आर्टिकल न्यूज़ पीस पढ़ रहे हो तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक एंड रिलेट विद जीएस पेपर मेंस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज. तो ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है. कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. इसमें PM 2.5 जानते हैं क्या होता है. इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस ग्रेड ऑफ पॉल्यूटेंट, जो कि न्यूज़पेपर से उठाया मैंने. फर्दर, PM 2.5 इज एन एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर of diameter of fewer than 2.5 micrometer, ठीक है, which is around 3% the diameter of a human hair, right? PM 2.5 particles are small enough to penetrate deep into the lungs and even enter the blood stream. Imagine, lungs में penetrate कर सकते हैं और blood stream में भी flow कर सकते हैं. They are that dangerous. And long-term exposure to PM 2.5 can lead to lung cancer, heart disease, strokes and other chronic health condition. इसीलिए बोला जाता है कि जब पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई चल रहा हो तो आप जॉगिंग या रनिंग पे मत जाइए. जॉगिंग माई सेल्फ फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. मैंने जॉगिंग बिल्कुल छोड़ दी. तो आप अगर आप कहते हो ना, आई एम गोइंग टू ब्रीथ एयर आउटसाइड, तो दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड हो गया है. रादर देन गोइंग एंड डूइंग सम हैवी एक्सरसाइज आउटसाइड, I suggest not to do that because you will be inhaling more 2.5 and this is going to impact your lungs poorly. The other pollutants include PM10, nitrogen dioxide, ozone, carbon, etc. Next. लोग ग्लोसरी देख लेते हैं. I'm trying to find out that picture which is given about Kathakali. Yeah, it is here. So bear with me while I scroll down the newspaper because same ही आपको भी करना पड़ता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो. As I always said, cut copy paste करके न्यूज़पेपर दिखा सकते हैं, but it is important that you yourself learn how to scroll down the paper, flip through the pages and try to find out the news piece जो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं हमने Kathakali artist gets ready to welcome Prime Minister Narendra Modi ji and UAE President, right? So Kathakali के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं. यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में. कथकली, इट इज रिलेटेड टू द सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन आर्ट फॉर्म्स. द कथकली डांस फॉर्म इज ऑफ केरला. इट इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया. यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म दे सकता है, एंड इट कैन आस्क यू टू मैच विद द स्टेट इट बिलोंग्स टू. तो अदर्स कौन कौन से? मोहिनीअट्टम केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्री ऑफ असम एंड मणिपुरी ऑफ मणिपुर. ऑल राइट. सो इसके बारे में डिटेल जब आप आर्ट एंड कल्चर अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे तो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके फीचर्स वगैरह. ठीक है, फॉर नाउ दिस इज इनफ. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल. सीधा हम एडिटोरियल पेज पर जाते हैं. इसका कवरेज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं. नथिंग मच टू रिफर अबाउट.
या जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, क्वेश्चंस ऑन एमिशन, ठीक है, रेमिशन सॉरी। तो हमने कल रेमिशन के बारे में पढ़ा था। ये आर्टिकल इज एन वंडरफुल एंड वेरी एनरिचिंग आर्टिकल अबाउट रेमिशन, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड। कल मैंने आपको जब वो रूल ऑफ लॉ वाला आर्टिकल बताया था, रेमिशन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कुछ टर्म्स के बारे में समझाया था कि नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, नॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी मैंने आपको सिखाए थे। थोड़ा सा उसको रिवाइज करिए जाके, कल के न्यूज़पेपर के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का सेशन में आपको आज का सेशन और ज़्यादा कनेक्टिंग लगेगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा वो देख लीजिए, आज का काम आपका ईजी हो जाएगा। सो द आर्टिकल स्टार्ट्स विद अ ब्रीफ mention of the Bilkis Bano case. The line which we need to read is, as the decision notes, not only did one of the petitioners commit fraud by misleading an earlier bench of the court in getting a favorable order, leading ultimately to the release of orders, but the government of Gujarat was equally complicit. Despite the law being amply clear in a constitution bench decision in Union of India versus V. Haram 2015, that the appropriate government to decide a remission application is state. द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस अब जब आप रेमिशन पे कोई भी आंसर लिखेंगे या पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट में जो भी हम आंसर लिखते हैं, इट इज़ गुड अप्रोच इफ़ यू कैन मेंशन वेरियस जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट्स, बाय द जुडिशरी। आपका आंसर और ऑथेंटिक एंड आपके आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा सब्सटेंशिएटेड हो जाते हैं। इसलिए आपके कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और जो है ऐसे कुछ जजमेंट्स आप ध्यान में रखिए और उसको कोट करिए, आपका आंसर और अच्छा निकल के आता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, दैट डिस्पाइट द लॉ बीइंग एम्पली क्लियर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डिसीजन, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन 2015 को आप कोट कर सकते हैं। इन दैट द जुडिशरी प्रोनाउंस दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड द रेमिशन एप्लीकेशन is the state where the convicts are sentenced. The court notes that the Gujarat government usurped power from government of Maharashtra. So next it says that, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, कल मैंने एक वर्ड सिखाया था आपको, आज इन कंटिन्यूएशन एक और वर्ड सीख लीजिए, पर इंक्यूरियम, इलीगल, इसका मतलब होता है केयरलेसनेस, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट टू learn, just to add to your vocabulary, this is just for that, nothing to read about. Then a resilience that prevailed. It says, given the exceptional nature of injustice that pervades Bilkis Bano's struggle, the Supreme Court is rightfully being lauded for upholding the rule of law. As the decision reads, the rule of law and equality before the law would be empty words if their violation is not a matter of judicial scrutiny or judicial review. It says that the rule of law and equality before law is ensured as a right for citizens. ये बोल रहा है कि जो लॉ है, these laws will be in empty words, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर जुडिशरी इसको स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकती है. दिस जस्ट मेंशनिंग दैट थिंग. देन इट सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमिशन. अब ये जो पूरा है आप इसको पूरा ही स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने रेमिशन के बारे में कल सिमिलरली ऑन द सेम लाइन सब कुछ पढ़ा था. इसमें एक वर्ड दिया हुआ रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए इसको पूरा पैराग्राफ चलिए पढ़ लेते हैं. However, at the same time, this case raises important issues on remission and its relationship with punishment that remain unsettled. But before we get into that, let's briefly examine the concept of remission, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं. Prison is a state subject, आपको पता होना चाहिए, PT pointer है ये. As a result, prison rules of each state identify certain reformative and rehabilitative activities. मतलब जो prison होता है उसमें जो the concept, the purpose behind sending the convicts in prison is to reform them, rehabilitate them. Not it's not certain kind of it's like punishment is given to rehabilitate and reform them, not to end them, not to end their life as humans. तो उसी के बारे में this is talking about. Further हम जानेंगे what is retributive punishment. So further, the total
yeah, that the prisoners can undertake in order to earn remission in the form of days. The total number of days earned in remission is deducted from the actual sentence imposed by the court. Remission is rooted in logic that ultimately prisons are meant to be rehabilitative spaces rather than simply being an instrument to carry out retributive punishment. Retributive punishment का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं जब भी आप अपने आंसर्स को लिखेंगे। रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है द रेट्रीब्यूटिव बेसिस ऑफ द रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव bases the theory of punishment on belief that an offender deserves to receive suffering that matches the severity of the crime committed। मतलब ये कह रहा है कि रेट्रीब्यूटिव जो थियरी ऑफ पनिशमेंट है वो कहता है कि जो सिवियरिटी ऑफ क्राइम है विच इज कमिटेड बाय द क्राइम कमिटर, जो ऑफेंडर होता है उसकी जो सिवियरिटी ऑफ क्राइम होती है जो उसने कमिट किया हुआ है, द पनिशमेंट शुड बी गिवन अकॉर्डिंगली। और ये एक रिग्रेसिव अप्रोच है जो मॉडर्न जस्टिस सिस्टम है, इट डज नॉट वांट टू कैरी फॉरवर्ड सच काइंड ऑफ पनिशमेंट, सच मेथड्स ऑफ पनिशमेंट। तो सिंपली आप जान लीजिए रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट का क्या मतलब होता है। लेट्स रीड फर्दर। Each application has to be individually considered by a committee. Right, we skip that. पहले पढ़ लेते हैं। In the context of life convicts, they necessarily have to serve a minimum of 14 years, हमने कल पढ़ा था, in prison before they can become eligible to apply for remission. An application does not guarantee remission and the asserting of the earned remission against the punishment imposed by the courts. Each application has to be individually considered by a committee बेस्ड ऑन फैक्टर्स। आप अपने कान खड़े कर लीजिए और आईज ओपन कर लीजिए क्योंकि ये फिर अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अगेन अनदर जजमेंट जो कि आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। These include examining whether the offence is an individual act of crime without affecting the society at large, chance of recurrence of crime, whether the convict has lost their potentiality in committing crime, whether there is any fruitful purpose of confining the convict anymore, and socio-economic condition of the convict's family. Naturally, given the individualized nature of the inquiry, these factors are subjective. This makes the reason guiding these decisions. Alright, these decisions are extremely crucial. However, the reality is that there is both a lack of transparency on how these committees are formed to decide individual applications and reasons guiding the decision. तो पहले वाला लाइन में जो हमने पढ़ा कि जो एप्लीकेशन दिया जाता है फॉर रेमिशन, तो उसके लिए कमिटी है जो कि which was laid down by the Supreme Court in लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। वो कमिटी जांच करेगी कि रेमिशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके कुछ सर्टेन बेसिस है, वो बेसिस के बारे में इसमें बात किया गया है। इस लाइन में वही बेसिस बात की कि कमिटी कौन कौन से बेसिस को कंसिडर करेगी वाइल स्क्रूटिनाइजिंग द acceptance of the application for the remission. So this is talking about that, but ये बोल रहा है कि इसके flaws क्या हैं इस कमिटी के। The reality is that there is both a lack of transparency on how these committees are formed to decide individual application and reason guiding the decisions. ना रीजन का पता है कि कमिटी जो अपना जो बेसिस के हिसाब से स्क्रूटिनाइज कर रही है एप्लीकेशन ऑफ रेमिशन को, ना तो ये पता है हाउ दीज कमिटीज आर फॉर्म, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और बेसिस भी उनको द डिसीजंस ऑन विच the decision which they come up with उसका बेसिस क्या है वो भी बहुत क्लियर नहीं है। दिस इज अबाउट क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ द कमिटी। फर्दर अनचेक्ड डिस्क्रिप्शन, फिर अगेन देयर इज एन जजमेंट, आप पॉइंट लिख सकते हो, मेंशन एम्फसाइज कर सकते हो। द करंट केस इज वन सच एग्जांपल ऑफ अनचेक्ड डिस्क्रिप्शन डिसाइड्स द सुप्रीम कोर्ट in Ipuru, Sudhakar versus State of Andhra Pradesh 2006 has held that judicial review of an order of remission is only available when there is a non-application of mine, relevant materials have not been considered, the order is malified or based on irrelevant consideration of sufferers from arbitrariness. In the absence of reasons guiding the decision, there is a little scope to challenge them on these grounds. This concern of non-application of mines is writ large
in the case of 11 convicts in Bilkis Banu's case, because the order of the Gujarat government for each of them are exact copies. In the Bilkis Banu case, on remission, the Supreme Court found illegalities and injustices that spoke of fraud and usurpation of power by the government and therefore did not need to go into difficult normative questions. हमने बोला था कि हमने अपने आर्टिकल में पढ़ा था नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है. नॉर्म्स, नॉर्मेटिव मतलब the things which has to be based on the norms and standards in term, when there is some actions or speech that has to be delivered. This is talking about that normative questions की बात कर रहे हैं वो. Then you can come on the last paragraph. Last paragraph हमेशा थोड़ा positive outlook के साथ दिया जाता है इस kind of concluding remarks. तो the same which we follow in our answer writing. It says the blanket denial of remission for crime categories rather than ensuring effective compliance with remission conditions takes us towards a punishment framework that is retributive. ये बोल रहा है कि complete denial of remission is not good for the crime categories. तो वो बोल रहा है कि effective compliance of remission required है, ना कि complete blanket denial for the remission applications. So this is all about our रेमिशन आर्टिकल. हम ये वाला आर्टिकल सिर्फ पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही रेमिशन कल काफ़ी कवर किया था. देयर इज़ नो क्वेश्चन विच विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन इट. नेक्स्ट वाला जो हम कवर करेंगे, या वी ऑलरेडी कवर्ड दीज 3. नाउ लेट्स गो टू इंडियन टूरिस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू द मालदीव्स, पेज 9 ऑफ न्यूज़. Yes, this is the one. Again, your time is saved a lot. कल हमने पूरा इसके बारे में डिट्टो वही आर्टिकल है जो हमने कवर किया था. हाउ मच परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ऑफ मालदीव्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टूरिज्म, ये वही बोल रहा है. एंड देन अगेन वी हैड रेड यस्टरडे अ फैक्ट which says that in 2023 Indian tourists form close to 11% of total arrivals, second only to Russians. If the calls on social media to boycott Maldives leads to a drop in Indian tourists to the archipelago, it could lead a toll on the Maldives economy. यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए हैं जो दिखा रहा है कि कितने कौन कौन सी कंट्रीज में जो है कंट्रीज का फुटफॉल कैसा रहा है मालदीव्स में. द टॉप 10 नेशन इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट हु अराइव्ड इन मालदीव्स बिटवीन 2014 to 2023. रशिया वाज द टॉप, इंडिया वाज सेकंड ओनली. एंड आप अगर ये देखेंगे 2023 में अगेन रशिया इज ऑन टॉप, बट इंडिया वाज इन द सेकंड. तो इन 2023 का ये है, आप ये वाला थोड़ा सा एम्फसाइज कर सकते हैं इस वाले कॉलम को, दैट रशिया द फुटफॉल फ्रॉम द रशियन वाज हाईएस्ट इन 2023, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट था. दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. अ लुक एट द प्रोजेक्ट टाइगर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पे. लेट्स गो टू पेज नंबर 10. A look at Project Tiger 50 years on. ठीक है. Indian government's violation of Wildlife Protection Act and Forest Rights Act have exacerbated conflicts in tiger reserves between the forest bureaucracy and forest dwellers, ultimately endangering India's tigers and people who coexist with them. Let's read the entire article one by one. बहुत अच्छा आर्टिकल है ये. In 1973, Project Tiger introduced India's tiger reserves, whose status has since rapidly ascended. Tiger reserves become a statutory category in 2006. ठीक है. So tiger reserves जो हैं, जो आपको जिस पॉइंट को आपको emphasize करना है, that is tiger reserves has statutory category. Let's go to second paragraph, the origin of Project Tiger. In 1972, India enacted the Wildlife Protection Act (WLPA), which introduced a new spaces within notified forests called national parks. So emphasize here on national parks, where the rights of forest dwellers were removed and vested with the state government. It also created wildlife sanctuaries. पहली चीज हमने ध्यान दी नेशनल पार्क्स पे. सेकंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे. इसकी मीनिंग बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है. जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी का अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, all these things. It continuously comes in prelims as well as mains में भी आ सकता है, where
only some permitted rights could be excised. Project Tiger was the result of this development. Another जो PT pointer है हमारे पास, there were 9 tiger reserves in 1973. Today we have 54 in 18 states. Presently जो हमारे we have the number of tiger reserves is 54, 18 states में. Further it says that critical tiger habitat CTH cover this much area, ध्यान की जरूरत नहीं है, 26% of the area under national parks and wildlife sanctuaries. जो बोल रहा है critical tiger habitats है, 26% of national park and wildlife sanctuaries है. This you can note down. As of 2022, the camera trap method indicated there were कैमरा ट्रैप, मतलब कैमराज इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ वहाँ, और जिसकी वजह से ये उनको हम ट्रैक करते हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने नंबर ऑफ टाइगर्स स्पॉट हुए हैं. द गवर्नमेंट क्रिएटेड द सिटीज टू vouchsafe a part of India's forest for tiger centric agendas. Beyond each CTS would be a buffer area. Now, buffer zone क्या होता है? This you have to understand. A mix of forest and non-forest land. What is a buffer area? A mix of forest and non-forest land. But even though the latter had an inclusive people-oriented agenda, the overall forest conservation approach to protecting tigers displaced people who had coexisted with tigers of the generation. अब ये एक नया point add करने की कोशिश कर रहे हैं writer इस article में कि एक problem mention कर रहा है कि जो overall जो हमारा effort है to conserve the forest, to conserve the tigers, उसमें problem कहाँ है? Problem है you know that there is a issue of displacement of people. कहते हैं ना कि there is this thing that the tiger cannot be protected without protecting the humans of that forest. और टाइगर को प्रोटेक्शन के लिए जो बाद में रियलाइज हुआ, और बाद अभी हम आगे वही पढ़ेंगे, एंड दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर वाज ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, डिक्रीज कर रहा था नंबर ऑफ टाइगर्स. तो जो हम टारगेट था इंक्रीज करने का नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स, इनफैक्ट डिक्रीज कर रहा था और कहीं कहीं स्टैटिक भी था. तो प्रॉब्लम जो पाएगी दैट वाज दैट यू नो द सॉल्यूशन वाज दैट नॉट जस्ट इस द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स विल नॉट लीड टू इंक्रीज इन नंबर, बट पूरे फॉरेस्ट को, पूरे इकोसिस्टम को ही हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम वी हैव टू, फिर आगे जाके जब हमने और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, देन गवर्नमेंट ऑफ द डे ऑफ दैट टाइम रियलाइज दैट कि नॉट जस्ट tigers, not just the forest as a whole, but the people, the inhabitants of those forests has to have certain rights, and they should also be taken care of for overall protection of the any flora and fauna. Here we are talking about tigers in particular. So change of operations. In 2005, Prime Minister Manmohan Singh appointed a 5-member tiger task force to crack a mystery of vanishing tigers, dwindling number of tigers despite spending huge money on them. They found the approach of using guns, guards and fences not effective in protecting tigers, and that the increasing conflict between forest wildlife bureaucracy and those who coexist with tigers was a recipe for disaster. जो कि हमने बात की कि प्रॉब्लम क्या था, वो कह रहा है कि नंबर जो वैनिश कर रहे थे, टाइगर्स वर एक्चुअली वैनिशिंग. उसका रीज़न क्या था? रीज़न वो बोल रहा है कि जो अप्रोच था हमारा गन्स का, गार्ड्स का, फेंसिंग का, दैट वाज नॉट इफेक्टिव, और देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ब्यूरोक्रेसी एंड दोज हु कोएग्जिस्ट विद टाइगर्स, जो उस एरिया में इनहैबिटेंट्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो वहाँ पे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं टाइगर के साथ, इसके बीच देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इसकी वजह से वैनिश कर रहा था नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर रादर देन इंक्रीजिंग, विच वाज द टारगेट. सो the group asserted that the protection of the tiger is inseparable from protection of forest it roams in. तो forest को भी protect करना पड़ेगा, but the protection of these forests is self inseparable from the fortunes of people who in India inhabit forest areas. जो जैसा कि हमने कहा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि अगर टाइगर को रिजर्व करना है तो पूरे फॉरेस्ट को रिजर्व करना, अगर टाइगर को प्रिजर्व करना है, टाइगर के नंबर, टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, तो हमको पूरे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना पड़ेगा. और पूरे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो उस एरियाज में लोग रहते हैं उनको भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एरियाज, द पीपल हु इनहैबिट दीज एरियाज, दे आल्सो हैव टू हैव सर्टेन राइट्स एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. अब इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है. सो इन सितंबर 2006 पार्लियामेंट अमेंडेड WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू क्रिएट नेशनल
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एंड इस पे क्वेश्चन आया UPSC पे, NTCA and Tiger Conservation Plan to ensure that CTHs remain inviolate. The act only modified forest dwellers' use of these forests, mostly tribals, and planned to relocate them if required. 4 months later, the government also enacted the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, also known as FRA. The FRA recognizes all customary and अब ये आपके PT पॉइंटर्स सारे नोट डाउन करने की जरूरत है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसको अमेंड किया गया, फिर इनैक्ट किया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, जिसको हम FRA भी बोलते हैं. द FRA रिकॉग्नाइजेस ऑल कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग टाइगर रिजर्व्स. Under the act, the habitation level Gram Sabha was to democratically determine and demarcate the forest rights, and the FRA recognized. All right, the Gram Sabha has become the authority to protect, conserve, and manage forest, wildlife, and biodiversity within their customary and traditional boundaries. As a result, the FRA secured the livelihood of at least 20 crore Indians in 1.79 lakh villages. Importantly, the FRA introduced a critical wildlife habitat CWH. All right. उसके बारे में CWH के बारे में थोड़ा सा बात करा है, फैक्चुअल डिटेल्स है, यू कैन स्किप, नथिंग टू नॉट मच टू रीड अबाउट. नाउ अगले मेजर हेडिंग पे जाते हैं आर्टिकल के, इंडियाज बेसिस फॉर CTH. Originally, tiger reserves were to be created in a democratic process and on the basis of scientific and objective criteria. The Tiger Conservation Plan was similarly required to ensure the agricultural livelihood and development and other interests of people living in tiger bearing forest in a tiger conservation. आप 2-3 लाइन छोड़ के इस लाइन पे आइए. Similarly, the buffer area outside the cities is to promote human-animal coexistence with recognizing the livelihood, development, social and cultural rights and local people. तो बोल रहे बफर एरिया में जो आउटसाइड सिटीज है उसमें प्रमोट करने की ज़रूरत है ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस की, और जिसमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है लाइवलीहुड, डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द पीपल हु आर इनहेबिटिंग दीज एरियाज. तो अभी आगे चल के यही बात की जाएगी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल एज कंजर्व द एंटायर फॉरेस्ट एंड एज वेल एज टेक केयर ऑफ द dwindling population of the tiger or increase the number of population that in that area. The government hasn't obtained informed consent from the forest dwelling scheduled tribe communities and the other traditional communities. The result, both tigers and the forest dwellers have been trapped in tough spot. अब ये criticize कर रहा है कि जो government है, it has not involved, has not taken permission from the dwellers, from the inhabitant of those areas, those and who are these, mostly they are scheduled tribe communities. उनसे discussion, उनसे permission नहीं ली है, इसीलिए what has actually resulted and that is ultimately the tigers and the people both are at loss, and this line is just about that. Next पैराग्राफ में आ गया relocation and rehabilitation. अब वो बात कर रहे हैं कि फिर क्या कर सकते हैं हम, what are the needs which what are the steps which are required to be taken to preserve the rights of the people who inhabit these areas. Once the FRA recognizes people's rights under it, the state acquired those rights according to, अभी तो सिर्फ बात करें कि what is existing, then it will talk about what needs to be done. The state acquires those rights according to terms of the rights to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement. LARR Act 2013 के अंडर सारी ये एक्टिविटीज करी जाती हैं. No relocation can happen without the consent of the affected communities. No relocation can be done without the permission of the affected communities. The LARR also, under the LARR, the government, under the LAR, the government needs to compensate relocated people by paying them twice the market value of the land. The value of assets attached to the land, including trees and plants, a subsistence allowance for a year, and ये जो LAR के अंदर प्रोविजंस हैं, सिंपली उसके बारे में दिया है, रटना तो आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ कि अंडरलाइन कर सकती हूँ, आपको ये पढ़ना है.
तो पढ़ लेते हैं. द गवर्नमेंट नीड्स टू कॉम्पनसेट रिलोकेटेड पीपल बाय पेइंग देम ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, the value of assets attached to land including trees and plants, a subsistence allowance for a year, and a one-time financial assistance for relocation. It also needs to provide building materials, belongings, cattle, and one-time resettlement allowance. Each family is to be provided land and a house. The resettlement plan also includes the provision of alternative fuels, fodder, and non-timber forest produce resources on the non-forest land, electric connections, roads, drainage, and sanitation. Safe drinking water, water for cattle, grazing land, ration shops, panchayat buildings, post offices, a seed cum fertilizer storage facility, basic irrigation. So ये मतलब सिर्फ मेंशन कर रहा है कि जो प्रोविजंस है वो क्या है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये प्रोविजंस को अब क्रिटिसिज्म कर रहा है कि ये प्रोविजंस तो हैं, तो क्या ये फॉलो किए जा रहे हैं. However, the union and state governments have limited themselves to provisions to in 2008 revised guidelines for ongoing centrally sponsored scheme of Project Tiger 2008 and subsequent guidelines. So this is criticism part. This you should not, you cannot, there is no need to remember this fact. The next line is so important. This is not a substitute for the total compensation, resettlement and relocation required by the law. मतलब there is not proper follow up of the provision which says for substitution for the total compensation, resettlement and relocation required by the law. ये criticism part है. टाइगर वर्सेस पीपल, कैसे किस तरीके से टाइगर और पीपल पर्सन द डवेलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन एक्टिविटीज इज टेकन अप, तो कैसे दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, हार्मोनाइज तरीके से लिया जा सकता है. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट दैट, बट वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट को लेकर आर्टिकल ये चल रहा है. वो बोल रहा है विद फर्दर इंक्रीज इन टाइगर्स एंड टाइगर रिजर्व्स एंड टाइगर कॉरिडोर्स टू लिंक देम अप, इंडियाज टाइगर टेरेन इज सेट टू बिकम अ हॉटस्पॉट फॉर कॉन्फ्लिक्ट. मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो इज वेरी नेचुरल, क्योंकि टाइगर और पर्सन पीपल द डवेलर्स ऑफ दैट एरिया दोनों को इंटीग्रेट करके चलना इज अ टफ रोप टू वॉक ऑन, टाइट रोप टू वॉक ऑन. So yeah, the problem lies in the fact that India's tiger reserves have been notified without meeting these requirements. The government hasn't obtained informed consent from forest dwelling scheduled tribe communities and other traditional communities. So this is all about this article. Question देख लेते हैं इस पे हम. Yeah. Please look at the question and try to find out the answer. देखिए, I'll give a pause. All right. Consider the following statement about National Tiger Conservation Authority. It was established in 1972 under the Wildlife Protection Act 1972. It got established following the recommendation of the Tiger Task Force. Which of the following statements are correct? आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही है? पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं? बताइए. वेल, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है. Only second statement is correct, first statement is wrong. Why? It said it was established in 1972. नहीं, it was constituted in 1972. It was established in 2005. ठीक है, इसका explanation थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा NTCA के बारे में पढ़ लेते हैं. NTCA is a statutory body under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was constituted under Wildlife Protection Act. पहला स्टेटमेंट जो था, it got established in 2005 following the recommendation of Tiger Task Force. ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के? फर्स्टली, providing statutory authority to Project Tiger so that the compliance with its directives become legal. Secondly, fostering accountability of center state in the management of tiger reserve, fostering accountability of center and state by providing ways for MOU with states within our federal structure. Thirdly, providing for oversight by parliament. Lastly, एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व्स. यही हमने इस आर्टिकल में पूरा पढ़ा था. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन इट हैज टाइगर जो कंजर्वेशन प्लान है दैट हैज़ कंप्लीटेड 50 ईयर्स. तो एक मेंस का क्वेश्चन आया था, दिस वाज गिवन इन 2022, तो देख सकते हैं उस टाइम देयर वाज अ न्यूज़ रिगार्डिंग टाइगर सेंसस इन 2022. तो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में. इस बार
दिस आर्टिकल हैज़ कम अप एंड इट हैज़ कम्प्लीटेड 50 years। तो फिर से प्रॉबल एरिया ऑफ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज टाइगर सेंसस 2022 which showed a significant increase in tiger population in India. Discuss the significance of Project Tiger and also discuss the reason of decline in tiger population in Western Ghats outlined by Tiger। इसमें एक न्यूज़ था टाइगर सेंसस के बारे में 2022, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें बताया गया था कि देयर इज अ डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट्स का रीज़न पूछा है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिडिक्ट कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। एक लेट्स हैव अ प्रैक्टिस विदाउट अ फोकस ऑन हैबिटेट कंजर्वेशन। ये हमारे लिए जो प्रॉबेबल क्वेश्चन बन सकता है वो है विदाउट अ फैक्ट फोकस ऑन हैबिटेट कंजर्वेशन सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर में लीड टू ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। डिस्कस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही हमने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा, इस आर्टिकल में पढ़ा न्यूज़पेपर में। तो जो प्रॉबेबल एरिया ऑफ जो प्रॉबेबल काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है वो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड। देखिए आप और इसको थोड़ा सा आंसर आप लिखने की कोशिश करिएगा। ब्रीफ में अप्रोच मैं बता देती हूँ। अप्रोच में क्या करना है, पहले डिस्कस करना है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ठीक है। करंट सिचुएशन जो टाइगर का है इंडिया में, थोड़ा फैक्ट वगैरह देना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेन करिए इश्यू ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। आप इस आर्टिकल से ही जो हमने आज पेपर में पढ़ा उससे उठा सकते हैं, ड्यू टू डिक्रीजिंग हैबिटेट एंड इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद ब्रीफली डिस्कस जो रीजंस है हैबिटेट लॉस के, चैलेंज ऑफ इस कंजर्वेशन वो पढ़िए। फिर इसके बाद वे फॉरवर्ड देना होता है एंड कंक्लूड। ये अप्रोच फॉलो करके आज ये आंसर आप प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, थोड़ा पढ़िए, ठीक है, और आंसर लिखिए एंड यू कैन डिस्कस विथ योर मेंटर्स और कोई पीयर हो विद सेम लर्निंग कर्व जो आपके साथ है। आप थोड़ा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और एक दूसरे डिस्कस करिए, देखें कैसा आंसर लिख पाते हैं आप। सो व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड टिल नाउ, हमने ये कवर कर लिया, ठीक है। लास्ट जो हम आज का कवर करेंगे सीजर लीव, साइंस पेज पे सीधा चलते हैं। Let's go to science page directly. Here is our article. Could Caesar leaves make sanitary napkins more sustainable in India? सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज़ में थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं पेपर 4 के लिए। सोल्यूशन और इन जो सोल्यूशन जो आप जब आप सजेस्ट करते हो तो यू कैन यूज़ सच फैक्ट्स एंड आर्टिकल। थोड़ा सा जैसे द एंशिएंट एज़टेक एंड मायन सिविलाइजेशन वर परहैप्स, जो पहला पैराग्राफ बोल रहा है, it says that the ancient Aztec and Mayan civilization were perhaps the first to begin making paper out of Caesar leaves. Since then the stiff green sword like leaves, देख लीजिए आप इस leaves को, एलोवेरा जैसा नहीं लगता ये। So since then the stiff green sword like leaves have been used to make twine cloth and carpets. The plant itself is also used to make मैज़कल अ डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। ये हो सकता है 2-3 लाइन यहीं से उठा के यूपीएससी दे दे और ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बस इतना ही है। सिजल में बिकम अ अल्टरनेटिव टू मटेरियल प्रेजेंटली इन यूज फॉर सैनिटरी नैपकिन। और क्यों यूज कर सकते हैं सिजल को, तो बोल रहे हैं लाइक ऑल सैकुलेंट्स सिजल हैज एन अनकैनी एबिलिटी टू स्टोर वाटर एंड थ्राइव इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। Each leaf has about 1,000 fiber that can be used to make ropes, paper and cloth. It could be used to make a highly absorbent material also. This is all about this article. इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। All right. I think yes, we have covered everything for today. I hope you had a great session. आप आज का पेपर उसमें से 3 जो आर्टिकल्स न्यूज़ पीस हैं वो कल और परसों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कल का सेशन देखिए, परसों का सेशन भी रिवाइज करिए और एंड कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, बी रेगुलर विद इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।